श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। नमस्ते जी। ही संस्कृतम शिक्षामही में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए नई कक्षा आरंभ करने से पहले हम पिछली कक्षा की आवृत्ति कर लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने इति अव्यय का प्रयोग कर्म के रूप में जब वाक्य आता है तब किस प्रकार करना है यह देखा था, और साथ में यह भी देखा था कि शब्द स्वरूप को बताने के लिए भी संस्कृत में इति अव्यय का प्रयोग होता है, और आदि विशेषण का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है उसको भी हमने उदाहरण सहित समझा था। आइए अब हम अपनी अगली कक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं। संस्कृत भाषा में बहुप्रयुक्त क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है आज हम उसको देखेंगे। क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग सीखने से पहले व्यवहार में बहुप्रयुक्त कुछ वाक्य देख लेते हैं जो क्षत्रिय प्रत्यय को समझने के लिए आवश्यक हैं। वाक्य हैं: मैं काम करती हूँ, श्याम रोटी खाता है, वह पाठ पढ़ता है, धोबी कपड़े धोता है, माँ सब्जी पकाती है, हम सब बर्तन धोते हैं, तुम सब गांव जाते हो। और अन्य प्रकार के वाक्य हैं: मैं काम कर रही हूँ, श्याम रोटी खा रहा है, वह पाठ पढ़ रहा है, धोबी कपड़े धो रहा है, माँ सब्जी पका रही है, हम सब बर्तन धो रहे हैं, तुम सब गांव जा रहे हो। और तीसरे प्रकार के वाक्य हैं: मैं काम करती थी, श्याम रोटी खाता था, वह पाठ पढ़ता था, धोबी कपड़े धोता था, माँ सब्जी पकाती थी, हम सब बर्तन धोते थे, तुम सब गांव जाते थे। तो प्रथम प्रकार के जो वाक्य हैं, मैं काम करती हूँ, श्याम रोटी खाता है, यह सामान्य वर्तमान काल के वाक्य हैं जिसको इंग्लिश में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे। दूसरे प्रकार के जो वाक्य हैं, मैं काम कर रही हूँ, श्याम रोटी खा रहा है इत्यादि, यह चालू वर्तमान काल के वाक्य हैं। चालू वर्तमान काल को इंग्लिश में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। और तीसरे प्रकार के जो वाक्य हैं, मैं काम करती थी, श्याम रोटी खाता था, वह पाठ पढ़ता था इत्यादि, यह भूतकाल में किसी चीज़ का क्रिया का करने का जो अभ्यास होता है उसको बताने के लिए इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश में इस प्रकार के वाक्यों का अनुवाद करने के लिए हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। तो सामान्य वर्तमान काल के वाक्यों का अनुवाद करने के लिए हम लट लकार का प्रयोग करते हैं। चालू वर्तमान काल के वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करने के लिए भी हम लट लकार का ही प्रयोग करते हैं। और भूतकालिक अभ्यास को बताने के लिए संस्कृत में हम लट लकार के साथ स्म अव्यय का प्रयोग करते हैं। इन सब से तो हम अच्छी तरह से परिचित हैं। और कुछ वाक्य देख लेते हैं। मैं काम कर रही थी, श्याम रोटी खा रहा था, वह पाठ पढ़ रहा था, धोबी कपड़े धो रहा था, माँ सब्जी पका रही थी, हम सब बर्तन धो रहे थे, तुम सब गांव जा रहे थे। इन वाक्यों से स्पष्ट है कि इन वाक्यों में क्रिया तो चल रही है पर वो भूतकाल में चल रही थी, तो इसको हम चालू भूतकाल कहते हैं, इंग्लिश में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और दूसरे प्रकार के वाक्य हैं: मैं काम कर रही होंगी, श्याम रोटी खा रहा होगा, वह पाठ पढ़ रहा होगा, धोबी कपड़े धो रहा होगा, माँ सब्जी पका रही होगी, हम सब बर्तन धो रहे होंगे, तुम सब गांव जा रहे होंगे। तो यहाँ पर भी क्रिया तो चल रही है पर वो भविष्य में चलने वाली है, तो इस प्रकार के वाक्यों को हम चालू भविष्यत काल के वाक्य कहेंगे। इंग्लिश में इसको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। चालू भूतकाल के वाक्यों का अनुवाद करने के लिए संस्कृत में क्षत्रिय प्रत्ययान्त क्रिया के साथ साथ अस धातु लंग लकार में प्रयोग की जाती है। और चालू भविष्यत काल का अनुवाद करने के लिए संस्कृत में क्षत्रिय प्रत्ययान्त क्रिया के साथ अस धातु लृट लकार में प्रयोग की जाती हैं। कक्षा 90 में हम पूर्ण भूतकाल और पूर्ण भविष्यत काल के वाक्य देख चुके हैं। पूर्ण भूतकाल के वाक्यों का अनुवाद करने के लिए हमने तप्रत्यंत क्रिया के साथ अस धातु लंग लकार में प्रयोग की थी, और पूर्ण भविष्यत काल के वाक्यों का अनुवाद करने के लिए हमने तप्रत्यंत क्रिया के साथ अस धातु लृट लकार में प्रयोग की थी। अभी जो हम देख रहे हैं वो चालू भूतकाल और चालू भविष्यत काल है। तो चालू भूतकाल का अनुवाद करने के लिए हम क्षत्रिय प्रत्यंत क्रिया के साथ अस धातु लंग लकार में प्रयोग करेंगे, और चालू भविष्यत काल में क्षत्रिय प्रत्यंत क्रिया के साथ अस धातु लृट लकार में प्रयोग करेंगे। आइए अब हम देखेंगे क्षत्रिय प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग किस प्रकार करना है। भूतकाल और भविष्यत काल में जो क्रिया की जा रही है उसका संस्कृत में अनुवाद करने के लिए कर्तृवाच्य में क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग होता है।
धातु के अंत में अत शब्द जोड़ करके क्षत्रिय प्रत्ययान्त शब्द बनाए जाते हैं। क्षत्रिय प्रत्ययान्त क्रिया के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं और क्षत्रिय प्रत्यय क्योंकि कर्तृवाच्य में है और कर्तृवाच्य के लिए नियम है कि क्रिया के लिंग विभक्ति वचन कर्ता के अनुसार होता है, अतः क्षत्रिय प्रत्ययान्त क्रिया के भी लिंग विभक्ति वचन कर्ता के अनुसार चलेंगे। यदि कर्ता पुल्लिंग है तो क्षत्रिय प्रत्ययान्त क्रिया के रूप पठत के अनुसार चलेंगे। पठत के रूप भवत के अनुसार ही चलते हैं। भवत शब्द हम कक्षा 38 में देख चुके हैं। भवत और पठत के शब्द रूपों में केवल प्रथमा विभक्ति एक वचन में ही भेद है, बाकी सारे रूप एक समान हैं, अतः डरने की आवश्यकता नहीं है। भवत के रूप आपको अच्छी तरह से याद है, अतः पठत के रूप भी आपको याद ही हैं। केवल प्रथमा विभक्ति एक वचन में भेद होने के कारण मैंने यहाँ पर भवत शब्द नहीं दिया है, पठत शब्द दिया है। और अभी थोड़ी देर में पठत शब्द के रूप किस प्रकार चलते हैं वह भी दिखा दूंगी। यदि कर्ता स्त्रीलिंग में है तो क्षत्रिय प्रत्ययान्त क्रिया के रूप नदी के अनुसार चलते हैं और यदि कर्ता नपुंसक लिंग का है तो क्षत्रिय प्रत्ययान्त क्रिया के रूप जगत के अनुसार चलेंगे। तो पठत, नदी, जगत इन सब के रूप आपको अच्छी तरह से याद हैं, अतः क्षत्रिय प्रत्ययान्त क्रिया के रूप चलाने में तो आपको कोई कठिनाई नहीं है। बस समझना इतना है कि क्षत्रिय प्रत्ययान्त क्रिया किस प्रकार बनाई जाती हैं और क्षत्रिय प्रत्ययान्त क्रिया बनाना भी अत्यंत आसान है। आइए देखते हैं क्षत्रिय प्रत्ययान्त क्रियाएं किस प्रकार बनाई जाती हैं। क्रिया है पढ़ता हुआ, अर्थात पठन क्रिया चल रही है। अब इसका अनुवाद करने के लिए हम पठ धातु से क्षत्रिय प्रत्यय का अत शब्द जोड़ करके रूप बनाएंगे पठत। ऐसे ही लिखता हुआ, लिख धातु से अत जोड़ करके बनेगा लिखत। जाता हुआ, घम धातु से अत शब्द जोड़ करके रूप बनेगा गच्छत। सीलता हुआ, शिव धातु से अत शब्द जोड़ करके रूप बनेगा शिव्यत। जानता हुआ, ज्या धातु से अत शब्द जोड़ करके रूप बनेगा जानत। सुनता हुआ, श्रु अत शृण्वत। पढ़ाता हुआ, पाठी अत पाठयत। पकाता हुआ, पाची अत पाचयत। आपको लग रहा होगा कि ये पठत, लिखत, गच्छत कैसे बन गए, कैसे याद रखें, तो बहुत ही सरल तरीका है इसको याद करने का। आपको सभी धातुओं के लट लकार के रूप तो याद ही हैं, तो अब बताइए पठ धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप क्या बनता है? पठंती। ऐसे ही लिख धातु का लिखंती, घम का गच्छन्ति, शिव का शिव्यंती, ज्या का जानंती, श्रु का शृण्वंती, पाठी का पाठयंती और पाची का पाचयंती। अब पठंती में वर्ण कितने हैं? पठ, न, त, ई। क्योंकि हमको ती से ही मतलब है इसलिए मैंने केवल न, त, ई को ही अलग करके लिखा है। इसी प्रकार लिखंती में वर्ण है लिख, न, त, ई। गच्छन्ती के गच्छ, न, त, ई सब में ही अंत में न, त, ई सुनाई दे रहा है। अब आपको क्या करना है कि ये जो लटलकार प्रथम पुरुष बहुवचन के रूप हैं उसमें से नकार और इकार को हटा देना है। तो अब आप देखिए पठंती में से नकार इकार हटाने पर क्या बच गया? पठत। तो क्षत्रिय प्रत्यय का रूप भी आप देखिए पठ धातु क्षत्रिय प्रत्यय का रूप है पठत। ऐसे ही लिखंती में भी नकार इकार हटा दिया तो बच गया लिखत। लिख धातु क्षत्रिय प्रत्ययांत रूप भी है लिखत। ऐसे ही गच्छन्ति में से भी नकार तकार हटा दिया तो बच गया गच्छत। क्षत्रिय प्रत्ययांत गम धातु का रूप है गच्छत। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि हमें किसी भी धातु का क्षत्रिय प्रत्ययांत क्रिया का रूप चाहिए तो उस धातु के लट लकार के प्रथम पुरुष बहुवचन का जो रूप है उसमें से हमें नकार और तकार को हटा देना है। तो जो बच जाएगा वो क्षत्रिय प्रत्ययांत क्रिया का प्रातिपदिक होगा। तो है ना आसान क्षत्रिय प्रत्ययांत क्रिया के प्रातिपदिक का निर्धारण करना। तो अब पठ धातु का क्षत्रिय प्रत्ययांत क्रिया का प्रातिपदिक हमारे सामने है पठत। यदि क्षत्रिय प्रत्ययांत क्रिया का कर्ता पुल्लिंग में होगा तो हमें पठत के रूप पुल्लिंग में चलाने हैं और क्षत्रिय प्रत्ययांत क्रिया का कर्ता यदि स्त्रीलिंग में है तो पठत के रूप हमें स्त्रीलिंग में चलाने हैं और यदि क्षत्रिय प्रत्ययांत क्रिया का कर्ता नपुंसकलिंग में है तो हमें पठत के रूप नपुंसकलिंग में जगत के अनुसार चलाने हैं। तो है ना आसान। यद्यपि प्रत्यय तो नया है पर प्रयोग करने की शैली तो पुरानी ही है और आपकी अच्छी तरह से परिचित शैली ही है, अतः घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए अब हम देखते हैं कि पठत के रूप पुल्लिंग में किस प्रकार चलते हैं। पठत प्रातिपदिक में वर्ण है प, अ, ठ, अ, त। अंत में तकार सुनाई दे रहा है तो तकारांत पुल्लिंग भवत के रूप 38वीं कक्षा में हम देख चुके हैं, ठीक वैसे ही चलेंगे, बस एक ही जगह पर अंतर है। पठत पुल्लिंग के रूप आपके सामने हैं। पठन, पठन्तौ, पठन्तः।
पठन्तं पठन्तौ पठतः, पठता पठद्भ्यां पठद्भिः, पठते पठद्भ्यां पठद्भ्यः, पठतः पठद्भ्यां पठद्भ्यः, पठतः पठतोः पठतां, पठति पठतोः पठत्सु, हे पठन् हे पठन्तौ हे पठन्तः। भवत के रूप आपके सामने हैं, इसके साथ मिलान करके आप देख सकते हैं। प्रथमा विभक्ति एक वचन में भवत का रूप बना है भवान और पठत का रूप बना है पठन, बस इतना ही अंतर है। पठान के स्थान पर पठन बना है, तो ये हम ध्यान रखेंगे कि भवत में तो भवान बनता है पर पठत का पठन बनेगा, पठान नहीं बनेगा। बाकी सारे रूप भवत के अनुसार ही हैं, कोई अंतर नहीं है। प्रथमा विभक्ति द्विवचन और बहुवचन में भवत के रूप बने हैं भवन्तौ भवन्तः, तो पठत के रूप हैं पठन्तौ पठन्तः। और द्वितीय विभक्ति में भवत के रूप हैं भवन्तं भवन्तौ भवतः और पठत के रूप हैं पठन्तं पठन्तौ पठतः। तो इस प्रकार बाकी सारे रूप समान हैं, केवल भेद हैं प्रथमा विभक्ति एक वचन में, इसको आप ध्यान रखेंगे। बाकी पठत के रूप आपको भी अच्छी तरह से याद ही हैं। अभी हमने यह भी देखा था कि क्षत्रिय प्रत्ययान्त क्रिया के नपुंसकलिंग में रूप चलाने हो तो जगत के अनुसार चलते हैं। जगत के रूप भी आपके सामने हैं। आइए अभ्यास के लिए पठत के रूप चला करके देख लेते हैं, जिससे कि अच्छी तरह से अभ्यास हो जाए। तो आप जगत के रूप देखते जाएं और मेरे साथ पठत के रूप बोलते जाएं। पठत पठति पठन्ति, पठत पठति पठन्ति, पठता पठद्भ्यां पठद्भिः, पठते पठद्भ्यां पठद्भ्यः, पठतः पठद्भ्यां पठद्भ्यः, पठतः पठतोः पठतां, पठति पठतोः पठत्सु, हे पठत हे पठति हे पठन्ति। तो है ना कितना आसान। जैसे जगत के रूप ठीक वैसे ही क्षत्रिय प्रत्ययान्त के रूप नपुंसकलिंग में चलेंगे। अब हम देखेंगे क्षत्रिय प्रत्ययान्त के स्त्रीलिंग में रूप किस प्रकार चलेंगे। हमने देखा था कि क्षत्रिय प्रत्ययान्त के स्त्रीलिंग में रूप नदी के अनुसार चलते हैं, अर्थात क्षत्रिय प्रत्ययान्त क्रियाएं स्त्रीलिंग में दीर्घ इकारांत हो जाती हैं। तो अब हम यह देखेंगे कि क्षत्रिय प्रत्ययान्त क्रियाएं दीर्घ इकारांत किस प्रकार बनाई जाती हैं। अभी हमने देखा कि क्षत्रिय प्रत्ययान्त क्रियाओं के प्रातिपदिक किस प्रकार बनते हैं और संबंधित धातुओं के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन के रूप भी आपके सामने हैं। स्त्रीलिंग में आपको दीर्घ इकारांत रूप बनाने के लिए केवल लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन के रूप में जो ह्रस्व इकार है उसको हटा करके दीर्घ इकार जोड़ देना है। जैसे पठ धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है पठन्ति, इसमें से ह्रस्व इकार हटा दीजिए और दीर्घ इकार जोड़ दीजिए, तो आपको क्षत्रिय प्रत्ययान्त क्रिया के स्त्रीलिंग का रूप मिल जाएगा पठन्ति। अब हो गया ना दीर्घ इकारांत। अब इसके रूप नदी के अनुसार चला दीजिए, है ना कितना आसान। इसी प्रकार हम अन्य धातुओं के भी क्षत्रिय प्रत्ययान्त स्त्रीलिंग में रूप बना सकते हैं। जैसे लिख धातु का बनेगा लिखन्ति, घम का बनेगा गच्छन्ति, शिव का शिव्यन्ति, ज्ञा का जानति, श्रु का शृण्वति, पाठी का पाठयन्ति और पाची का पाचयन्ति। यहाँ पर जानति और शृण्वति का रंग बदला हुआ है क्योंकि इसका रूप भी बदल गया है। अन्यत्र तो हमने सर्वत्र ही ह्रस्व इकार हटा करके दीर्घ इकार जोड़ा है, पर जानति और शृण्वति में ह्रस्व इकार के साथ साथ नकार भी हटा है, नकार का श्रवण नहीं हो रहा है। तो क्षत्रिय प्रत्ययान्त स्त्रीलिंग के रूप बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि कुछ धातुएं ऐसी भी हैं जिसमें लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन के रूप में से ह्रस्व इकार के साथ साथ नकार भी हटता है और केवल दीर्घ इकार जुड़ता है। अब हम यह कैसे पता करें कि क्षत्रिय स्त्रीलिंग के रूप बनाते समय हमें लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन के रूप में से ह्रस्व इकार के साथ साथ नकार को हटाना है और दीर्घ इकार जोड़ना है। तो यह भी बहुत सरल है। पहले हम शृण्वति जैसे रूपों के लिए नियम देखते हैं कि जिस धातु के प्रथम पुरुष बहुवचन के रूप के अंत में वंती सुनाई देता हो उस धातु के क्षत्रिय स्त्रीलिंग के रूप में नकार नहीं होगा। आप लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन को देखें। पठ का बना था पठन्ति, लिख का लिखन्ति, घम का गच्छन्ति, शिव का शिव्यन्ति। तो यहाँ पर सर्वत्र हमें अंत में अंति सुनाई पड़ रहा है, पर श्रु का बनता है शृण्वन्ति, यहाँ पर हमें वंती सुनाई दे रहा है। तो जिस धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन के रूप में अंत में वंती सुनाई पड़े उस धातु के क्षत्रिय प्रत्ययान्त स्त्रीलिंग के रूप बनाने के लिए हमें लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन के रूप में से ह्रस्व इकार के साथ साथ नकार को भी हटाना है और केवल दीर्घ इकार जोड़ करके क्षत्रिय प्रत्ययान्त स्त्रीलिंग का रूप बनाना है।
जैसे श्रु धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है शृण्वन्ति, अंत में वंती सुनाई दे रहा है, अतः क्षत्रिय स्त्रीलिंग का रूप बनाते समय हमें ह्रस्व इकार के साथ साथ नकार हटा करके दीर्घ इकार जोड़ना है, तो रूप बनेगा शृण्वती। आइए और भी धातुएं देख लेते हैं जिनके लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में अंत में वंती सुनाई पड़ता है। सबसे पहली धातु है शक, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है शक्नुवंती, अंत में वंती सुनाई दे रहा है, अतः क्षत्रिय स्त्रीलिंग का रूप बनाने के लिए ह्रस्व इकार के साथ साथ नकार भी हटाएंगे और अंत में दीर्घ इकार जोड़ करके रूप बनाएंगे शक्नुवती। ऐसे ही आप धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनेगा आपनुवंती, यहाँ पर भी ह्रस्व इकार नकार दोनों हटा करके दीर्घ इकार जोड़ करके रूप बनाएंगे आपनुवती। प्रपूर्वक आप धातु का रूप बनेगा प्राप्नुवती, विपूर्वक आप धातु का रूप बनेगा व्याप्नुवती और समपूर्वक आप धातु का क्षत्रिय स्त्रीलिंग रूप बनेगा समाप्नुवती। श्रु धातु का भी हमने देखा शृण्वती रूप बनेगा, प्रतिपूर्वक श्रु धातु का रूप बनेगा प्रतिशृण्वती और आपूर्वक श्रु धातु का रूप बनेगा आशृण्वती। ची धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है चिन्वंती, यहाँ पर भी वंती है, तो ह्रस्व इकार नकार हटा करके दीर्घ इकार जोड़ करके क्षत्रिय स्त्रीलिंग में रूप बनेगा चिन्वती। प्रपूर्वक ची धातु का प्रचिन्वती, समपूर्वक ची धातु का संचिन्वती और निष्पूर्वक ची धातु का निश्चिन्वती। व्री धातु का भी लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप है वृण्वंती, नकार इकार हटा करके दीर्घ इकार जोड़ेंगे, क्षत्रिय स्त्रीलिंग में रूप बनेगा वृणवती। समपूर्वक व्री का समवृणवती, विपूर्वक व्री का विवृणवती। क्री धातु भी हमारा परिचित है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है कुर्वंती, यहाँ पर भी अंत में वंती है, तो नकार इकार हटा करके क्षत्रिय प्रत्ययांत स्त्रीलिंग में रूप बनेगा कुर्वती। विपूर्वक क्री धातु का विकुर्वती और अपपूर्वक क्री धातु का अपकुर्वती। तो इस प्रकार आपको यह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि जिन धातुओं के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन के अंत में वंती सुनाई पड़ता है उन धातुओं के क्षत्रिय स्त्रीलिंग के रूप बनाने के लिए हमें लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में से ह्रस्व इकार और नकार दोनों हटाने हैं और दीर्घ इकार जोड़ करके रूप बनाने हैं। हमने यह भी देखा था कि जानती यहाँ पर भी नकार नहीं सुनाई पड़ रहा है। ज्યાં धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप तो जानंती है, यहाँ पर अंत में वंती नहीं सुनाई पड़ रहा है। तो अब जानती जैसे क्षत्रिय स्त्रीलिंग के रूप किस प्रकार बनाएं, उसके लिए नियम है कि जिस धातु के प्रथम पुरुष एक वचन के रूप के अंत में नाती सुनाई देता हो उस धातु के क्षत्रिय स्त्रीलिंग के रूप में भी नकार नहीं सुनाई देगा। जैसे आप देख सकते हैं ज्યાં धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप बनता है जानाति, तो अंत में नाती सुनाई दे रहा है। तो अब इसके लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप जानंती, इसमें से हमें इकार के साथ साथ नकार भी हटाना है और दीर्घ इकार जोड़ करके क्षत्रिय स्त्रीलिंग रूप बनाना है जानती। तो यह भी सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। आइए क्री धातु में देख लेते हैं। क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है क्रीणाति, तो यहाँ पर भी नाती सुनाई दे रहा है। क्री के रेफ के कारण नकार को णकार हो गया है, मूल में यह नाती ही है। अब क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है क्रीणंती, क्योंकि प्रथम पुरुष एक वचन में नाती सुनाई दे रहा है, अतः क्षत्रिय प्रत्ययांत स्त्रीलिंग का रूप बनाने के लिए हमें लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में से ह्रस्व इकार के साथ साथ नकार भी हटाना है और दीर्घ इकार जोड़ करके रूप बनाएंगे क्रीणति। मृद धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में मृदनाति बनता है और बहुवचन में मृदनंती है। तो यहाँ पर भी आप देखें प्रथम पुरुष एक वचन में नाती सुनाई पड़ रहा है, अतः बहुवचन के रूप में से नकार इकार हटा करके दीर्घ इकार जोड़ेंगे, रूप बनेगा मृदनति। ग्रह धातु का प्रथम पुरुष एक वचन में रूप है गृह्णाति और बहुवचन में गृह्णन्ति, तो यहाँ पर भी नाती है, अतः क्षत्रिय स्त्रीलिंग रूप बनेगा गृह्णति। मंत धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में मथनाति और बहुवचन में मथनंती है, अतः क्षत्रिय स्त्रीलिंग का रूप बनाने के लिए यहाँ पर भी हम ह्रस्व इकार के साथ साथ नकार हटाएंगे और दीर्घ इकार जोड़ करके रूप बनाएंगे मथनति। पुष धातु का पुष्णाति पुष्णंती, तो यहाँ पर भी क्षत्रिय स्त्रीलिंग का रूप बनेगा पुष्णति। इसी प्रकार अन्य धातुएं हैं जहाँ पर लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में अंत में नाती सुनाई दे रहा है, अतः इसके लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में से ह्रस्व इकार और नकार हटा करके दीर्घ इकार जोड़ करके क्षत्रिय स्त्रीलिंग के रूप बनाते जाएंगे।
जैसे प्री धातु क्षत्रिय स्त्रीलिंग में रूप बनेगा प्रीणति, पू का पुनति, लू का लुनति, विपूर्वक धू का विधुनति, विपूर्वक द्री का विदृणति, व्री का बनता है वृणति ग्रंथ से ग्रथनति, श्रंथ का श्रथनति, बंध का बधनति, क्लिश क्लिशनति, अश अशनति, मुश मुशनति। इस प्रकार आपको अभी स्पष्ट हो गया होगा कि जिस धातु का हमें क्षत्रिय स्त्रीलिंग का रूप बनाना है उसके लिए हमें उस धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन के रूप में से ह्रस्व इकार को हटा करके दीर्घ इकार जोड़ देना है। और जिन धातुओं के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन के रूप के अंत में वंती सुनाई देता है उन धातुओं के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन के रूप में से ह्रस्व इकार और नकार दोनों हटाने हैं और दीर्घ इकार जोड़ करके हमें क्षत्रिय स्त्रीलिंग के रूप बनाने हैं। और जिन धातुओं के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में अंत में नाती सुनाई देता है उन धातुओं के भी क्षत्रिय स्त्रीलिंग के रूप बनाने के लिए हमें लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में से ह्रस्व इकार और नकार को हटा करके दीर्घ इकार जोड़ना है। और क्योंकि क्षत्रिय स्त्रीलिंग के रूप दीर्घ इकारांत होते हैं अतः इसके रूप नदी के अनुसार चलेंगे। पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में क्षत्रिय प्रत्ययान्त क्रिया के प्रातिपदिक के लिए हमें लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में से ह्रस्व इकार और नकार दोनों ही हटाने हैं, कुछ भी नहीं जोड़ना है। तो हमें पठत लिखत गच्छत सिव्यत इस प्रकार रूप मिल जाएंगे। पुल्लिंग में इसके रूप हमें पठत के अनुसार चलाने हैं और नपुंसकलिंग में जगत के अनुसार। आइए अब देखते हैं क्षत्रिय प्रत्ययान्त क्रिया का वाक्य में प्रयोग किस प्रकार करना है। हमने नियम देखा था कि चालू भूतकाल तथा चालू भविष्यत काल का संस्कृत में अनुवाद करना हो तो हमें क्षत्रिय प्रत्ययान्त क्रिया के साथ चालू भूतकाल में अस धातु लंग लकार में प्रयोग करनी है और चालू भविष्यत काल में क्षत्रिय प्रत्ययान्त क्रिया के साथ अस धातु लुट लकार में प्रयोग करनी है। वाक्य है कल दोपहर वह गांव जा रहा था। तो जा रहा क्रिया चल रही है पर था से पता चल रहा है कि भूतकाल में चल रही है। तो यह वाक्य चालू भूतकाल का वाक्य है और इसका अनुवाद करने के लिए हम क्षत्रिय प्रत्ययान्त क्रिया के साथ अस धातु लंग लकार में प्रयोग करेंगे। तो था इसका अनुवाद करने के लिए अस धातु लंग लकार में प्रयोग की जाएगी। कर्ता यहाँ पर वह है, अन्य विभाग एक वचन का है अतः था इसका अनुवाद करने के लिए हम अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में प्रयोग करेंगे। जा रहा इसके लिए गम धातु क्षत्रिय प्रत्ययान्त क्रिया गच्छत का प्रयोग होगा। क्रिया से स्पष्ट है कि जो जा रहा है वो कोई लड़का है अतः हमें गच्छत प्रातिपदिक का पुल्लिंग में प्रयोग करना होगा। और यह भी हमने देखा था कि क्षत्रिय प्रत्ययान्त क्रिया के लिंग विभक्ति वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। कर्ता यहाँ पर वह है, इसका अनुवाद करने के लिए हम पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे। अतः जा रहा इसका अनुवाद करने के लिए गच्छत प्रातिपदिक में भी पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे। तो गच्छत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनता है गच्छन। इस प्रकार संपूर्ण वाक्य का अनुवाद होगा यह मध्याह्ने सह ग्रामम गच्छन आसीत। है ना सरल। दूसरा उदाहरण देखेंगे कल दोपहर वह गांव जा रहा होगा। तो पूर्व क्रिया में था यहाँ पर होगा है अर्थात यह चालू भविष्यत काल का वाक्य है। चालू भविष्यत काल में हमें क्षत्रिय प्रत्ययान्त क्रिया के साथ अस धातु लृट लकार में प्रयोग करनी है। तो वाक्य का अनुवाद होगा श्वः मध्याह्ने सह ग्रामम गच्छन भविष्यति। आइए साथ में संभावना में किस प्रकार प्रयोग किया जाएगा यह भी देख लेते हैं। कक्षा 90 में हम देख चुके हैं कि संभावना के वाक्यों के लिए अस धातु विधिलिंग में प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पर भी हम अस धातु का विधिलिंग में प्रयोग करेंगे। संभावना का वाक्य बनेगा शायद कल दोपहर वह गांव जा रहा होगा। अनुवाद होगा संभवतः श्वः मध्याह्ने सह ग्रामम गच्छन स्यात्। एक विधा और भी है इसी तरह की, उसको भी देख लेते हैं कि जरूर वह कल दोपहर गांव जा रहा होगा। तो जरूर इसका अनुवाद करने के लिए संस्कृत में अवश्यम इस अव्यय का प्रयोग करेंगे। बाकी वाक्य जैसा संभावना का है वैसा ही है। संभावना के वाक्य में हमने संभवतः अव्यय का प्रयोग किया था और यहाँ पर जरूर का अनुवाद करने के लिए हम अवश्यम अव्यय का प्रयोग करेंगे। तो वाक्य का अनुवाद इस प्रकार होगा अवश्यम सह श्वः मध्याह्ने ग्रामम गच्छन स्यात्। आगे वाक्य है परसों में कश्मीर की घाटियों में फोटोग्राफी कर रही थी। क्रिया है कर रही थी। इससे स्पष्ट है कि वाक्य चालू भूतकाल का है अतः थी इसका अनुवाद करने के लिए हमें अस धातु लंग लकार में प्रयोग करनी होगी। थी इस क्रिया का कर्ता है मैं। क्रिया से स्पष्ट है कि मैं से जिसको बताया जा रहा है वो कोई लड़की है और कर्ता क्योंकि वक्ता विभाग एक वचन का है अतः थी इसका अनुवाद करने के लिए हमें अस धातु लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन में प्रयोग करनी होगी।
फोटोग्राफ को संस्कृत में छाया चित्र कहते हैं, अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। और फोटोग्राफी करना, इसके लिए हमें छाया चित्र कर्मपद के साथ गृह धातु का प्रयोग करना होगा। कर रही, इसका अनुवाद करने के लिए हम गृह धातु क्षत्रिय प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग करेंगे। और क्षत्रिय प्रत्यंत क्रियाएं क्योंकि कर्ता के अनुसार चलती हैं और हमारा कर्ता यहाँ पर लड़की है, अतः क्षत्रिय प्रत्यंत क्रिया स्त्रीलिंग में प्रयोग करनी होगी और कर्ता में प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग हुआ है, अतः क्षत्रिय प्रत्यंत क्रिया भी हमें प्रथमा विभक्ति एकवचन में प्रयोग करनी होगी। तो गृह धातु क्षत्रिय प्रत्यंत क्रिया स्त्रीलिंग में बनेगी गृह्णाति, क्योंकि गृह धातु लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में रूप बनता है गृह्णाति। तो यहाँ पर अंत में नाति सुनाई दे रहा है, अतः क्षत्रिय प्रत्यंत क्रिया में नकार का भी लोप हो जाएगा और रूप बनेगा गृह्णति, और प्रथमा विभक्ति एकवचन में भी गृह्णति ही रूप रहेगा। फोटोग्राफी कहाँ कर रही थी? तो घाटियों में। घाटी को संस्कृत में उपत्यका कहते हैं, आकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है। अधिकरण कारक होने से अनुवाद करते समय हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कब कर रही थी? परसों। तो भूतकाल में परसों, इसका अनुवाद करने के लिए हम परह्यः अव्यय का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार वाक्य का अनुवाद होगा, परह्यः अहम कश्मीरस्य उपत्यकायां छायाचित्रं गृह्णती आसम। आगे वाक्य है, परसों में कश्मीर की घाटियों में फोटोग्राफी कर रही होंगी। वाक्य चालू भविष्यत काल का है, अतः हमें होंगी इसका अनुवाद करने के लिए अस धातु लृट लकार में प्रयोग करनी होगी। और दूसरी बात, परसों, इसका अनुवाद करने के लिए हमें परश्वः इस अव्यय का प्रयोग करना होगा। इस प्रकार वाक्य का अनुवाद होगा, परश्वः अहम कश्मीरस्य उपत्यकायां छायाचित्रं गृह्णती भविष्यामि। संभावना में वाक्य इस प्रकार बनेगा, शायद परसों में कश्मीर की घाटियों में फोटोग्राफी कर रही होंगी। संभावना में होंगी इसका अनुवाद करने के लिए हमें अस धातु विधिलिंग में प्रयोग करनी है, और शायद इसका अनुवाद करने के लिए संभवतः अव्यय का प्रयोग करेंगे। तो वाक्य का अनुवाद होगा, संभवतः परश्वः अहम कश्मीरस्य उपत्यकायां छायाचित्रं गृह्णती स्याम। और अवश्यता बोधक वाक्य हैं, जरूर मैं परसों कश्मीर की घाटियों में फोटोग्राफी कर रही होंगी। यहाँ पर जरूर इसका अनुवाद करने के लिए अवश्यम अव्यय का प्रयोग करेंगे। तो वाक्य का अनुवाद इस प्रकार होगा, अवश्यम अहम परश्वः कश्मीरस्य उपत्यकायां छायाचित्रं गृह्णती स्याम। आइए क्षत्रिय प्रत्यंत क्रिया का नपुंसकलिंग में भी प्रयोग देख लेते हैं। वाक्य है, पेड़ से सूखे पत्ते गिर रहे थे। गिर रहे थे क्रिया चालू भूतकाल की है, अतः थे इसका अनुवाद करने के लिए हम अस धातु लंग लकार में प्रयोग करेंगे। कर्ता यहाँ पर पत्ते हैं, अन्य विभाग के हैं और संख्या में बहुत हैं, अतः थे इसका अनुवाद करने के लिए हमें अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन की प्रयोग करनी होगी। गिर रहे, इसका अनुवाद करने के लिए हम पत धातु क्षत्रिय प्रत्यंत क्रिया पतत का प्रयोग करेंगे। क्षत्रिय प्रत्यंत क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है और कर्ता यहाँ पर पत्ते हैं, जिसमें हमने नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया है। अतः गिर रहे, इसका अनुवाद करने के लिए हमें पतत क्रिया में भी नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करना होगा। तो इस प्रकार वाक्य का अनुवाद होगा, वृक्षात शुष्काणि पत्राणि पतन्ति आसन। चालू भविष्यत काल में वाक्य बनेगा, पेड़ से सूखे पत्ते गिर रहे होंगे। होंगे इस क्रिया का अनुवाद करने के लिए हम अस धातु लृट लकार में प्रयोग करेंगे। तो वाक्य का अनुवाद इस प्रकार होगा, वृक्षात शुष्काणि पत्राणि पतन्ति भविष्यन्ति। संभावना में वाक्य इस प्रकार बनेगा, शायद पेड़ से सूखे पत्ते गिर रहे होंगे। होंगे इसका अनुवाद करने के लिए अस धातु विधिलिंग में प्रयोग करेंगे और शायद का अनुवाद करने के लिए संभवतः अव्यय का प्रयोग करेंगे। वाक्य का अनुवाद इस प्रकार होगा, संभवतः वृक्षात शुष्काणि पत्राणि पतन्ति स्युः। और निश्चय बोधक वाक्य होगा, जरूर पेड़ से सूखे पत्ते गिर रहे होंगे। तो यहाँ पर भी होंगे इस क्रिया का अनुवाद करने के लिए हमें संभावना के वाक्य के समान अस धातु विधिलिंग में ही प्रयोग करनी है, पर जरूर इसका अनुवाद करने के लिए हम अवश्यम इस अव्यय का प्रयोग करेंगे। तो वाक्य का अनुवाद इस प्रकार होगा, अवश्यम वृक्षात शुष्काणि पत्राणि पतन्ति स्युः। तो आशा करती हूँ क्षत्रिय प्रत्यंत क्रिया के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में रूप किस प्रकार बनाने हैं और वाक्य में इनका प्रयोग किस प्रकार करना है, यह बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आज का पाठ यहीं तक रखते हैं। यदि आपको समझने में कहीं कोई कठिनाई आई हो तो आप हमें अवश्य पूछें। आपकी समस्याओं का समाधान करने का हम अवश्य प्रयास करेंगे। श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां
श्रद्धयामृतं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचे श्रद्धे श्रद्धापये हरे